अब देखो, आज हम करेंगे कि इंडिया में कहाँ पे कौन सी क्रॉप्स पाई जाती हैं। तो आज हम फसल के बारे में पढ़ेंगे। क्रॉपिंग पैटर्न्स एंड मेजर क्रॉप्स ऑफ इंडिया। टू थर्ड ऑफ इंडिया पॉपुलेशन इज इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी। और इंडिया का ये प्राइमरी इकोनॉमिक सेक्टर भी है। इट इज ए प्राइमरी एक्टिविटी which produces food grains and raw material for industry. India is a geographically a vast country, so it has various food and non-food crops which are cultivated in three main cropping seasons, which are Rabi, Kharif and Jaid. यहाँ पे फसलें तीन मौसम में होती हैं, तीन सीजन में होती हैं। पहला रबी की फसल बोलते हैं, दूसरे को खरीफ की फसल बोलते हैं, तीसरे को जायद की फसल बोलते हैं। तो दो तरह की क्रॉप्स होती हैं, एक फूड क्रॉप्स होती हैं, एक नॉन फूड क्रॉप्स होती हैं। अगर हम इनको मेजर कैटेगरी में डिवाइड करें तो इन्हें दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, फूड क्रॉप्स और दूसरी कैश क्रॉप्स। जो फूड क्रॉप्स होती हैं वो होती है आपकी राइस, व्हीट, मिलेट्स, मेज, पल्सेस मेजर। और कैश 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 में आती हैं आपकी शुगर केन, ऑयल सीड्स, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, टी, कॉफी, रबर, कॉटन एंड जूट। तो इनको हम दो पार्ट में पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे फूड क्रॉप्स और दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे कैश क्रॉप्स। तो जो तीन सीजन के हिसाब से होती हैं, पहले रबी। तो रबी की फसल जो है अक्टूबर से लेकर दिसंबर के महीने में बोई जाती है और अप्रैल से लेकर जून के महीने में से काट लिया जाता है। तो अभी जो है, जो फसल कट गई है वो कौन कौन सी है? वीट है, बार्ले है, पी है, ग्राम है, मस्टर्ड है। और ये फसलें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के रीजन में पाई जाती है। नेक्स्ट है आपकी खरीफ की फसलें। ये फसलें अब जो है जून और जुलाई के महीने में बोई जाएंगी और इन्हें सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाएगा। इनमें आपका राइस है, मेज है, ज्वार है, बाजरा है, मूंग है, उड़द की दाल है, कॉटन है, जूट है, ग्राउंडनट, सोयाबीन। तो ये फसलें होती हैं जो अभी बोई जाएंगी और इन्हें सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाएगा। ये असम, वेस्ट बंगाल, कोस्टल रीजन ऑफ उड़ीसा, आंध्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र में ज्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट आती है आपकी जायद की फसलें। जायद की फसलें आपकी ये मार्च से लेके जुलाई के महीने में बोई जाती है। मतलब रबी और खरीफ की फसलों के बीच में इनकी बुवाई की जाती है। मार्च में बोई जाती है, जुलाई में काट ली जाती है। ये सीजनल फ्रूट्स होते हैं, इनमें सब्जियां और दूसरे फॉडर क्रॉप्स लगाई जाती है। मोस्ट ऑफ द नॉर्थर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट, उत्तर भारत में और उत्तर पश्चिम भारत में इस तरह की फसलें की जाती है। तो इन्हें जायद की फसलें बोलते हैं। मतलब मेजर तो दो ही हैं, रबी की फसल और खरीफ की फसल। तो रबी की फसल आपकी सर्दियों में बोई जाती है और गर्मियों में काट लेते हैं, और खरीफ की फसल आपकी गर्मियों में बोई जाती है और अक्टूबर पहुंचते पहुंचते सब सर्दियों तक इसको काट लेते हैं। और इन दोनों के बीच का जो टाइम होता है, मतलब कि मार्च से लेकर जुलाई तक का 3 महीने का, उसमें जायद की फसलें की जाती हैं। जैसे सब्जियां हो गई, खीरा हो गया, ककड़ी हो गई, तरबूज खरबूज हो गया, इस तरह। तो इनको अगर हम मैप में देखें तो राइस कहाँ कहाँ होता है? देखो, राइस यहाँ पे पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में, बिहार में, वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, आंध्रा में और असम में भी चावल होता है। और आंध्रा और तमिलनाडु के रीजन में चावल होता है। चावल के यहाँ पे जितनी भी है टेम्परेचर 22 से 32 तक विद हाई ह्यूमिडिटी। इन रीजन में बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी रहती है। रेनफॉल जो है बारिश जो है 150 से 300 सेंटीमीटर के बीच में होती है इन एरिया में। सॉइल टाइप देखो तो इनकी सॉइल जो है डीप क्ले और लूमी सॉइल होती है। और अगर प्रोडक्शन की बात करें तो सबसे ज्यादा चावल आपका वेस्ट बंगाल में होता है, दूसरा नंबर पंजाब का है, तीसरा उत्तर प्रदेश का है, चौथा आंध्र प्रदेश का है, पांचवा बिहार का है। इट इज द स्टेबल फूड क्रॉप ऑफ मेजॉरिटी ऑफ इंडियन पीपल। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। In states like Assam, West Bengal and Odisha, three crops of paddy are grown in a year. These are As, Ama and Boro. ఏంటి కల్లో సారీ సార్ तो चावल की तीन मेन वेराइटी इंडिया में होती है, एक अस होती है, एक अमन होती है, एक बोरो होती है। तो ये तीन फसलें यहाँ पे इंडिया में पाई जाती है। नेक्स्ट आपका नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, हाइब्रिड राइस सीड प्रोडक्शन एंड राष्ट्रीय कृषि विकास योजना are the few government initiative to support
राइस कल्टीवेशन। तो ये कुछ है जैसे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, हाइब्रिड राइस सीड प्रोडक्शन, और ये जो है चावल की खेती को बढ़ावा देते हैं। तो अब हम नेक्स्ट करते हैं वीट। कनक का करते हैं, गेहूं का। गेहूं आपका हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल वाले रीजन में सबसे ज्यादा आपका गेहूं होता है। इसके लिए टेम्परेचर 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक का होता है जब ये बोई जा रही होती है, और जब इसको काटते हैं तो ये 21 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर होता है। ब्राइट सनलाइट, रेनफॉल 75 से 100 के बीच में होती है। सॉइल टाइप देखें तो ये गंगा सतलज के प्लेन में होती है। वेल ड्रेन्ड, फर्टाइल, लूमी एंड क्ले लूमी सॉइल यहाँ पे मिलती है। और जो डेक्कन का प्लेटू है वहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है। टॉप प्रोड्यूस में देखें तो पहले पे यूपी है, पंजाब है, मध्य प्रदेश है, हरियाणा है, फिर राजस्थान है। इंडिया जो है चाइना के बाद सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है गेहूं में भी। India is the second largest producer of after China. This is the second most important cereal crop and the main food crop in the north and northwestern India. Success of Green Revolution contributed to the growth of Rabi crops, especially wheat. Macro management mode of agriculture, National Food Security Mission एंड राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ये कुछ योजना है गवर्नमेंट की, इनिशिएटिव्स हैं जो वीट रिवॉल्यूशन को, वीट कल्टीवेशन को ज्यादा बढ़ावा देते हैं। तो यहाँ पे जो है आपका वीट में भी इंडिया जो है सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है चाइना के बाद में, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। और ये सीरियल क्रॉप्स है। सीरियल क्रॉप जो है यूएन, इंडिया ने यूएन को बोला था कि आप जो है 2023 को सीरियल क्रॉप्स के रूप में मनाएं, मिलेट सीरियल क्रॉप्स। तो यूएन ने बात मान ली है इंडिया की, इस पे जो है क्वेश्चन इस बार पक्का आएगा सीरियल क्रॉप्स के ऊपर, जिसको मिलेट्स भी बोलते हैं। मिलेट्स न्यूट्री सीरियल्स, ये आपकी हरियाणा, यूपी, बिहार, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र, कर्नाटक, तमिलनाडु वाले रीजन में ज्यादा होता है। इसमें आपकी ज्वार, बाजरा, रागी आती है। ज्वार आपका रेन फेड क्रॉप ग्रोन इन द मॉइस्ट एरिया विद लेस और नो इरिगेशन, बहुत कम में इसको पानी की जरूरत होती है। बाजरा सैंडी सॉइल्स, सैलो ब्लैक सॉइल। रागी रेड ब्लैक सैंडी लूमी सैलो ब्लैक सॉइल्स में हो जाता है, ड्राई सी रीजन में ही हो जाता है रागी। ये मिलेट्स क्रॉप है, ये सबसे ज्यादा राजस्थान में होती है, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, सबसे लास्ट में यूपी आता है। ज्वार में आपका पहले नंबर पे महाराष्ट्र है, दूसरे पे कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, और तीसरे नंबर पे बाजरा है। बाजरा आपका सबसे ज्यादा राजस्थान में होता है, फिर यूपी में, फिर गुजरात में, फिर मध्य प्रदेश में, फिर हरियाणा। These are also known as coarse grain, which have high nutritional value. Ragi is very rich in iron, calcium and other micronutrients and roughage. तो इसीलिए जो है जो जिम करते हैं वो लोग ये ज्यादा खाते हैं। ज्वार is the third most important food crop with respect to area and production. National Agriculture Insurance Scheme, initiative for nutritional security through intensive millets promotion are example of government effort to support millet production. तो गवर्नमेंट भी इसको करती है। जैसे इस बार अभी कल के न्यूज़पेपर में आया था कि सरकार जो है 20 लाख पैकेट देगी दाल उगाने के लिए। तो इस बार जो है सरकार चाहती है कि दाल का प्रोडक्शन इंडिया में ज्यादा हो। तो दाल का इस बार 2021 पूरा दाल पर फोकस, क्योंकि इन्हीं सीजन में दाल बोई जाती है। जो आपकी उड़द की जो अभी हमने देखा था, वो दालों इसी अभी बोई जाएंगी जून के महीने में, मई जून जुलाई के महीने में। उसके बाद तो इसीलिए सरकार जो है दालों पे ज्यादा फोकस कर रही है, पल्स पे। नेक्स्ट है आपका मक्का, मेज। मक्का आपकी यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र, तमिलनाडु वाले रीजन में होती है। टेम्परेचर 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड, हाई रेनफॉल की जरूरत होती है। ओल्ड ऑलिवियल सॉइल सबसे बढ़िया होती है, और इसको कर्नाटक में सबसे ज्यादा, महाराष्ट्र, फिर मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और फिर तेलंगाना, ये टॉप स्टेट्स हैं जो मक्का प्रोड्यूस करती हैं। इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर वर्ल्ड वाइड, 7वां नंबर आता है मक्की में इसका। इट इज यूज बोथ फूड एंड फोडर,
चारा के रूप में भी इसका यूज किया जाता है, फोडर और फूड के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, फर्टिलाइजर, इरिगेशन, ये सब इसके प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए यूज किया जाता है। टेक्नोलॉजी मिशन ऑन मेज इज वन ऑफ द गवर्नमेंट इनिशिएटिव फॉर मेज। ये टेक्नोलॉजी मिशन ऑन मेज। दालों के लिए दाल देखो आपकी पंजाब में होती है, राजस्थान में, यूपी में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र, कर्नाटक में दालों उगाई जाती है। 20 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर की जरूरत होती है। रेनफॉल अराउंड 25 से 60 तक होता है। सैंडी लूमी सॉइल इंपॉर्टेंट होती है इसके लिए। सो दालें सबसे ज्यादा एमपी में होती हैं, राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज द कंज्यूमर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड। यहाँ पे इंडिया में दाल का इतना ज्यादा कंजप्शन होता है कि हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं, तब भी हमें दालें बाहर से मंगानी पड़ती है। इसीलिए मोदी सरकार ने इस बार दालों के रूप में इसको बढ़ावा देने के लिए 2021 को चुना है। These are the major source of protein in a vegetarian diet. इसमें तूर की दाल, जिसको अरहर की दाल बोलते हैं, उड़द की दाल, मूंग की दाल, मसूर की दाल, पीस मटर की दाल एंड ग्राम चना की दाल, ये सब दालें इंडिया में उगाई जाती। Leguminous crops are these crops except अरहर help in restoring soil fertility. दालों से सॉइल की फर्टिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ये जो है नाइट्रोजन, एयर से नाइट्रोजन अपने अंदर कर लेती है। नाइट्रोजन खेती के लिए बहुत बढ़िया होती है। इसीलिए पंजाब के जो अभी आर्टिकल छपे थे बहुत ज्यादा कि पंजाब की खेती जो है खराब हो गई है, क्योंकि वो लोग केवल दो ही फसल करते हैं, एक चावल की और एक कनक की, वीट की। तो वो जो है दाल और ये सब बहुत कम उगाते हैं, इससे उनकी फर्टिलिटी पावर खेतों की खराब हो रही है। दाल से जो है खेत की फर्टिलिटी पावर बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि जो दाल होती है उसमें आप अरहर की दाल छोड़ दो तो बाकी दाल जो है क्रॉप्स में नाइट्रोजन को स्टोर करके रखती है खेत में, तो इसीलिए therefore these are mostly grown in rotation with crops। तो इसीलिए बीच में एक फसल दाल की कर लो तो खेत की फर्टिलाइजर पावर बढ़ जाती है। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन फॉर पल्स, पल्स डेवलपमेंट स्कीम एंड टेक्नोलॉजिकल मिशन ऑन पल्सेस, ये सब गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, प्लान्स हैं जो दालों के उत्पादन को बढ़ावा देते हैं। नेक्स्ट है आपका मेजर कैश क्रॉप्स। जैसे सबसे पहले गन्ना, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार में गन्ना होता है, और गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र, कर्नाटक, तमिलनाडु में गन्ना होता है। पानी की इसको सबसे ज्यादा जरूरत होती है। टेम्परेचर इसके लिए 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक विद हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट जरूरी होता है। बारिश भी 75 से 100 सेंटीमीटर की कम से कम होनी चाहिए। डीप रिच लूमी सॉइल होनी चाहिए। सबसे ज्यादा गन्ना यूपी में, फिर आपका महाराष्ट्र में, कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार में होता है। ये जो डाटा लिखा हुआ है प्रोड्यूसिंग स्टेट का, ये बदलता रहता है, ठीक है। तो ये जब भी पेपर देना हो तो हमें देख लेना चाहिए इंटरनेट पे कौन सी स्टेट कौन सा ये ऑर्डर क्या चल रहा है। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन आफ्टर ब्राजील। ब्राजील के बाद जो है इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है गन्ने का। इट कैन बी ग्रोन ऑन ऑल वेराइटी ऑफ सॉइल्स ranging फ्रॉम सैंडी लूम टू clay loam, given these soils should be well drained. It needs manual labor from sowing to harvesting. Main source of sugar, गुड़, खंसरी और मोलासेस, ये चार चीजें गन्ने से गन्ने के रस से बनती हैं। स्कीम फॉर एक्सटेंडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू शुगर अंडरटेकिंग, SEFASU, ये और एक नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स, ये दोनों इंडस्ट्री गवर्नमेंट इनिशिएटिव गन्ने के उत्पादन को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि गन्ने के रस का यूज जो है गाड़ियां चलाने में यूज होता है, जिसे बायोफ्यूल्स बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका ऑयल सीड्स, इसे येलो रिवॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल, इन स्टेट में जो है आपका ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन होता है। टेम्परेचर आपका 15 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। रेनफॉल 30 to 75 डिग्री सेंटीग्रेड तक बारिश की जरूरत होती है। लूम टू क्ले लूम एंड वेल ड्रेन्ड सैंडी लूम्स इसके लिए जरूरी होती है। ये जो है फसलें मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा, फिर राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, फिर यूपी में पाई जाती हैं। मेन ऑयल सीड्स प्रोड्यूस्ड इन इंडिया आर ग्राउंडनट, मस्टर्ड एंड कोकोनट, सीसम जिसे तिल का तेल बोलते हैं, सोयाबीन, कैस्टर सीड्स, कॉटन सीड्स, लिनसीड एंड सनफ्लावर, ये सारे तेल की फसलें इंडिया में होती है। मोस्ट ऑफ दीज आर एडिबल, इनमें से मोस्ट ऑफ खाई जाती हैं, कुकिंग के लिए यूज की जाती हैं।
However, some of these are also used as raw material in the production of soap. कुछ साबुन कॉस्मेटिक एंड ऑइंटमेंट क्रीम बनाने के लिए यूज होते हैं, कुछ कॉस्मेटिक में यूज होते हैं। येलो रिवॉल्यूशन एंड इंटीग्रेटेड स्कीम ऑन ऑयल सीड्स, पल्सेस ऑयल पाम एंड मेज, ये ऑर्गेनाइजेशन है आइसोपोम, ये इसके रिवॉल्यूशन को बढ़ावा देती है। ग्राउंडनट मूंगफली जिसको बोलते हैं ये खरीफ क्रॉप एंड अकाउंट फॉर अबाउट हाफ ऑफ द मेजर ऑयल सीड्स प्रोड्यूस इन द कंट्री, इसका भी मूंगफली का भी तेल निकाला जाता है। हाफ ऑफ द मेजर ऑयल सीड्स, आधे से ज्यादा तेल इसी का निकाला जाता है मूंगफली का। लिंस एंड मस्टर्ड आर रबी क्रॉप्स, ग्राउंड मूंगफली आपकी खरीफ की फसल है और लिंसीड और आपका मस्टर्ड सरसों का जो तेल है वो आपकी रबी की क्रॉप है। सीसमम इज ए खरीफ क्रॉप इन नॉर्थ एंड रबी क्रॉप इन साउथ इंडिया, जो आपका जो सीसमम का तेल है वो आपका नॉर्थ इंडिया में खरीफ की फसलों में उगाया जाता है और रबी आपका साउथ इंडिया में। कैस्टर सीड इज ग्रोथ बोथ है रबी एंड खरीफ, कैस्टर का जो तेल होता है फसल होता है कैस्टर सीड, वो आपका रबी और खरीफ दोनों में उगाया जाता है। तो नेक्स्ट है आपकी इंपॉर्टेंट हॉर्टिकल्चर क्रॉप, बागवानी क्रॉप। इसमें आपके फ्रूट, वेजिटेबल, फ्लावर, हर्ब, ऑर्नामेंटल, ये सब चीजें आती हैं। तो सबसे पहले इसमें होता है आपका मैंगो। मैंगो सबसे ज्यादा आपका महाराष्ट्र में होता है, आंध्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल में होता है। संतरे आपके नागपुर में होते हैं, चेरापूंजी में होते हैं, मेघालय में। बनाना आपके केरला, मिजोरम, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में होते हैं। लीची और गुआवा आपके यूपी और बिहार में पाए जाते हैं। पाइनएप्पल आपका अनानास मेघालय में होता है। ग्रेप्स आपके अंगूर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र वाले रीजन में होते हैं। एप्पल्स आपके एप्पल, पियर, एप्रिकॉट्स एंड वॉलनट्स, ये आपका जम्मू कश्मीर, हिमाचल वाले रीजन में पाए जाते हैं। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एंड इट प्रोड्यूसेस बोथ ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट फ्रूट्स, ये दोनों ही गर्मियों में और इंडिया सर्दियों के दोनों तरह के फ्रूट्स इंडिया में पाए जाते हैं। इंडिया प्रोड्यूसेस अबाउट 13% ऑफ द वर्ल्ड वेजिटेबल, दुनिया का 13% जो सब्जी होता है वो इंडिया में पाया जाता है। तो अभी हम बात कर रहे हैं हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की। तो जो आपकी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं उनमें आपका मैंगो आता है, ऑरेंज आता है, नेक्स्ट आपका बनाना आता है, लीची, गुआवा आता है, पाइनएप्पल्स आता है और आपका ग्रेप्स और एप्पल, पियर्स, एप्रिकॉट्स एंड वॉलनट्स आते हैं। तो इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, इंडिया इनका हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स जो होती हैं उनका सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सब्जियों का भी। और ट्रॉपिकल और टेम्परेट दोनों ही तरह के फ्रूट्स यहाँ पे पाए जाते हैं, क्योंकि टेम्परेट जो ठंडी वाली जगहों में होते हैं जैसे सेब हो गया आपका हिमाचल जम्मू कश्मीर से आ जाता है, और ट्रॉपिकल जो गर्मी में जो आपके होते हैं आम होता है और गुआवा होता है, ये आपके हर जगह मिल जाते हैं। इंडिया प्रोड्यूसेस अबाउट 13% ऑफ द वर्ल्ड वेजिटेबल, दुनिया का जो 13% वेजिटेबल है वो सिर्फ इंडिया प्रोड्यूस करता है। इट इज एन इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ पी, मटर की जो फसल होती है सब्जी, कलीफ्लावर मतलब आपका फूल गोभी, ऑनियंस, कैबेज, बंद गोभी, टोमेटो, ब्रिंजल और पोटैटो, ये इम्पोर्टेंट फसल्स हैं, क्रॉप्स हैं जो इंडिया में होती है। गोल्डन रिवॉल्यूशन मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, जैसे येलो रिवॉल्यूशन था आपका तेल के लिए, वैसे आपका गोल्डन रिवॉल्यूशन होता है हॉर्टिकल्चर बागवानी के लिए, और ये जो फसलें हैं सब हॉर्टिकल्चर की थी। मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर MIDH एंड कोऑर्डिनेट हॉर्टिकल्चर असेसमेंट एंड मैनेजमेंट यूजिंग जियो इन्फॉर्मेटिक्स प्रोजेक्ट, तो ये चमन नाम से और मिद नाम से जो गवर्नमेंट ने स्कीम चला रखी है ये हॉर्टिकल्चर सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट आपका आता है प्लांटेशन क्रॉप्स, मतलब ट्री। ट्री देखो, टी, ये टी आपका असम में होता है, वेस्ट बंगाल में होती है चाय की खेती, और आपकी तमिलनाडु केरला वाले रीजन में भी होती है। इसके लिए टेम्परेचर 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक चाहिए होता है। रेनफॉल, बारिश 150 से 300 सेंटीमीटर तक जरूरी होती है। सॉइल टाइप की बात करें तो डीप एंड फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल इसके लिए जरूरी होती है। रिच एंड ह्यूमस ऑर्गेनिक मैटर जरूरी होते हैं। सबसे ज्यादा चाय जो है असम में होती है, फिर वेस्ट बंगाल में, फिर तमिलनाडु में चाय की खेती होती है। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी,
इंडिया जो है वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है चाय का। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईस्टर्न हिल स्लोप्स ऑफ इंडिया बाय द ब्रिटिश। ब्रिटिशर्स ने इसको चाय की खेती करना शुरू किया था ईस्ट में। Slopes of eastern hills have humid climates and evenly distributed rainfall without waterlogging, which are optimal conditions for terrace farming of tea. इसके लिए टेरेस फार्मिंग सीढ़ी नुमा खेती की जरूरत होती है इसको करने के लिए। टी इज ए लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, इसके लिए लेबर बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इट रिक्वायर्स एबंडेंट चीप एंड स्किल्ड लेबर, इसके लिए जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में और सस्ती और स्किल्ड लेबर की ज़रूरत होती है। टी इज प्रोसेस्ड विद इन द टी गार्डन टू रिटेन इट्स फ्रेशनेस, इसको जो है प्रोसेसिंग की जाती है इसके टी गार्डन में जिससे फ्रेशनेस इसकी रहे। टी डेवलपमेंट एंड प्रमोशन स्कीम, वेज कंपनसेशन स्कीम एंड टी बुटीक्स, ये जो है गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स हैं जो चाय के उत्पादन को बढ़ावा देती है। नेक्स्ट है आपका कॉफ़ी। कॉफ़ी आपका जो है साउथ इंडिया में होता है, कर्नाटक में, केरला में और तमिलनाडु में। ये 3 स्टेट हैं जो भारत में कॉफ़ी का उत्पादन करती है। इनके लिए टेम्परेचर आपका 15 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक चाहिए होता है। बारिश जो है अराउंड 150 से 250 सेंटीमीटर तक होती है। सॉइल टाइप वेल ड्रेन, डीप, फर्टाइल, लूमी सॉइल इसके लिए ज़रूरी होती है। टॉप कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग स्टेट में नंबर 1 पहली आपकी कर्नाटक आती है, दूसरी केरला, तीसरी तमिलनाडु। इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, इंडिया जो है वर्ल्ड का 7वां नंबर का प्रोड्यूसर है कॉफ़ी का। कॉफी वाज इनिशियली ब्रॉट फ्रॉम यमन, ये सबसे पहले यमन से इंडिया आई थी। इंट्रोड्यूस ऑन द बाबा बुडन हिल्स, इसे सबसे पहले बाबा बुडन हिल्स में उगाया गया था। हिल्स में वेल डिफाइंड सेफ कैनोपी comprising evergreen leguminous tree provide the optimal condition for coffee cultivation. That is why it is mainly concentrated in the hilly region, तो इसे भी हिली एरिया में उगाया जाता है। इंडियन वेराइटी ऑफ कॉफी इज अरेबिका, इज फेमस वर्ल्ड वाइड। इस भारत में जो कॉफी उगाई जाती है अरेबिका नाम से, वो पूरी दुनिया में फेमस है। Various integrated coffee development projects and schemes have been launched by the government to support coffee production. तो ये गवर्नमेंट की स्कीम है, वेरियस इंटीग्रेटेड कॉफी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एंड स्कीम, ये कॉफी के उत्पादन को बढ़ावा देती है। नेक्स्ट है आपका रबर। रबर का उत्पादन मेघालय में, कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु में होता है। टेम्परेचर इसके लिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड विद मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट की जरूरत होती है। रेनफॉल इसमें 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा की बारिश की जरूरत होती है। सॉइल इसके लिए ड्रेन्ड आलूवियल सॉइल की जरूरत होती है। ये सबसे ज़्यादा केरल में होता है, दूसरे नंबर पर तमिलनाडु में और तीसरे पर कर्नाटक में होता है। इट इज एन इक्वेटोरियल क्रॉप बट अंडर स्पेशल कंडीशन इट इज ऑल्सो ग्रोन इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया। इसे ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल में भी उगा सकते हैं, लेकिन मोस्टली ये इक्वेटोरियल क्रॉप है। Rubber is an important industrial raw material. Rubber plantation development scheme and rubber group planting scheme are few examples of government lead initiative for rubber. तो गवर्नमेंट ने भी काफ़ी स्टेप्स लिए हैं इसको प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट आता है आपका फाइबर क्रॉप्स। फाइबर क्रॉप्स में नंबर 1 पहले आता है कॉटन। कॉटन आपका पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, उड़ीसा में, आंध्रा में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में उगाया जाता है। इसके लिए टेम्परेचर 21 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिक्वायरमेंट होती है। बारिश जो है 50 से 100 सेंटीमीटर की जरूरत होती है। सॉइल सॉइल इसके लिए वेल ड्रेन्ड ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ डेक्कन प्लेटू, काली मिट्टी इसके लिए जरूरी होती है। टॉप कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट में नंबर 1 पे आपका गुजरात आता है, दूसरे पे महाराष्ट्र, तीसरे पे तेलंगाना, चौथे पे आंध्र प्रदेश और पांचवें पे राजस्थान आता है। इंडिया इज बिलीव टू बी द ओरिजिनल होम ऑफ द कॉटन प्लांट। कॉटन इज वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल फॉर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इंडिया जो है ओरिजिनल होम है इसका कॉटन प्लांट का। कॉटन नीड्स 210 फॉरेस्ट 3 days एंड ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ। कॉटन के पेड़ को 210 दिन का टाइम चाहिए होता है कम से कम, और सनशाइन धूप निकली हुई होनी चाहिए। इट इज ए खरीफ क्रॉप एंड रिक्वायर 6 to 8 months टू मैच्योर। ये बहुत टाइम लगाती है, नॉर्मली फसलें 3 से 4 महीने में हो जाती हैं, लेकिन इसके लिए जो है करीब करीब 8 महीने लगते हैं कपास की खेती के लिए, कॉटन की खेती के लिए।
सिल्वर फाइबर नाम से गवर्नमेंट ने एक सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन चलाया था इसको प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। As a government's initiative for increasing cotton production in India, cotton has been genetically modified into BT cotton to fight environmental stress and pest attack. इस पर जो है पेस्ट जो कीड़े मकोड़े हैं इस पर अटैक करते हैं, इसकी फसल बर्बाद कर देते हैं। इसीलिए जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम वाले बीज हमने डाले कॉटन के लिए। इससे जो है इसको बीटी कॉइन नाम से, बीटी कॉटन नाम से जानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें उगाई जाती हैं, मतलब हाइब्रिड बीज उगाए जाते हैं जिससे फसल की पैदावार बढ़ जाती है। और जो खेतों में जो कुछ कीटनाशक जो कीड़े मकोड़े होते हैं जो फसल खा जाते हैं, वो हाइब्रिड फसलों को नहीं खाते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इस पे शायद 2018 में क्वेश्चन आया था जेनेटिकली मॉडिफाइड पे, जीएम पे। इस पर क्वेश्चन आता ही आता है। इंडिया में जो है आलू की खेती भी की जाती है, जैसे लाल आलू होता है ऐसे ही जीएम आलू होता है। जीएम आलू वो कम मीठा बनता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड होता है। जीएम मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड। ऐसे ही कॉटन की खेती का उगाया जाता है, बीटी कॉटन। ऐसे ही हमने बैंगन की खेती की थी, पर जो हाइब्रिड बीज था बैंगन का, उससे लोगों को यहाँ पे खुजली होने लगी थी और इन्फेक्शन होने लगा था, इसलिए हमने बंद कर दिया था। वही जो है सेम बांग्लादेश ने हुआ है। बांग्लादेश अभी बैंगन के उत्पादन में नंबर 1 हो गया, हाइब्रिड वही जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज से। तो इस पर क्वेश्चन आता ही आता है जेनेटिकली मॉडिफाइड से। तो इससे जो है क्रॉप से नॉर्मल क्वेश्चन तो आने ही आने हैं, लेकिन 2 क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आएंगे। एक तो आपका ये जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम, और दूसरा मिलेट्स वाला। क्योंकि इंडिया ने यूएन को बोला है कि जो है आप जो है मिलेट्स ईयर मनाओ, सेलिब्रेट करो। तो यूएन ने इस बात को मान लिया और 2023 मिलेट्स ईयर के रूप में घोषित कर दिया है। और इंडिया जो है मिलेट्स में नंबर 1 है एक तरह से। यहाँ मिलेट्स क्या होते हैं, सीरियल क्रॉप्स। जैसे आपका कनक हो गई, और आपका जो जिम वाले बंदे खाते हैं दलिया हो गया, जैसे दलिया कनक का ही बनता है। और आपके जैसे सोयाबीन हो गई, ये बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, ये सब मिलेट्स क्रॉप है। तो वर्ल्ड में इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, पूरी दुनिया इनको एज ए प्रोटीन और फाइबर के रूप में लेती है, सुबह सुबह नाश्ते में और खाने में। तो इंडिया इनका बहुत बड़ा प्रोडक्शन है। अगर वो जो है उसको यूएन इसको मनाएगा, सेलिब्रेट करेगा, तो पूरी दुनिया में उसकी डिमांड बढ़ेगी। पूरी दुनिया में उसकी डिमांड बढ़ेगी तो इंडिया जो है उसको बेचेगा। बेचेगा तो इंडिया को बहुत फायदा होगा। तो ये 2 क्वेश्चन इस बार आईएएस में आने ही आने, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आपका जूट। जूट आपका नागालैंड में, असम में, मेघालय में, त्रिपुरा में, बिहार में, वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में, तेलंगाना में, आंध्रा वाले रीजन में उगाया जाता है। इसके लिए टेम्परेचर 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जरूरत होती है। रेनफॉल इसके लिए 150 से 250 तक जरूरत होती है। सॉइल इसके लिए आलूवियल सॉइल जरूरी होती है। और जो आपका गंगा यमुना का मैदान है और सतलज का मैदान है, ब्रह्मपुत्र का मैदान है, वहाँ मोस्ट ऑफ सब में आलूवियल सॉइल ही पाई जाती है। वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के जो कोस्टल रीजन है वहाँ पे या उगाई जाती है। तो इन जगह पे सबसे alluvial सॉइल पाई जाती है। इट इज मेनली कंसंट्रेटेड इन ईस्टर्न इंडिया। मेनली तो इसको ईस्टर्न इंडिया में उगाया जाता है बिकॉज ऑफ रिच alluvial सॉइल ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट। इट इज नोन एज गोल्डन फाइबर। It is used in making gunny bags, mats, ropes, yarn, carpet and other articles. जो कपड़े के बैग, जूट के बैग आते हैं, जूट का कारपेट आता है, रस्सी बनती है, जो मंजे बनते हैं, चारपाई बनती है उसका। तो ये सब जो है जूट का जो आइटम बनता है, ये सब मोस्ट ऑफ इसी से बनता है। और इसका मेनली प्रोडक्शन ईस्टर्न स्टेट में होता है, जहाँ पे हम बात करते हैं सेवन सिस्टर वाले रीजन में। ड्यू टू इट्स हाई कॉस्ट इट इज लूजिंग मार्केट टू सिंथेटिक फाइबर। इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसकी जगह सिंथेटिक फाइबर ने ले ली। पैकिंग मटेरियल पार्टिकुलरली नायलॉन। और आजकल जो है पन्नी के जो लिफाफे आते हैं पन्नी का, उसका यूज करते हैं। गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन एंड टेक्नोलॉजी मिशन और जूट एंड मिस्टा आर टू ऑफ द गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू बूस्ट जूट प्रोडक्शन इन इंडिया। ये हमने अब तक जितने भी गवर्नमेंट इनिशिएटिव पढ़े हैं,
वो जो छोटे छोटे हैं वो पेपर में आ सकते हैं, जैसे मीस्टा है यहाँ पे लिखा है, तो पेपर में ये मैच द फॉलोइंग में आ सकता है कि मीस्टा किसके प्रोडक्शन के लिए गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, तो आंसर आएगा जूट प्रोडक्शन। बड़ा बड़ा इतना नहीं आएगा, गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन एंड टेक्नोलॉजी मिशन और जूट, ये नहीं है। चेंजिंग क्रॉप पैटर्न्स ऑफ इंडिया। Cropping pattern is a dynamic concept because it changes over space and time. पेपर में छोटी क्लास में बहुत आता है कि बदल बदल के फसलें क्यों उगानी चाहिए, वो वाला क्वेश्चन है। It can be defined as the proportion of area under various crops at a point of time. Sometimes a number of crops are cultivated in combination and rotation over a period. In India, the cropping pattern is determined by rainfall, climate, temperature, soil type, technology, and socio-economic condition of farmers. These changes in cropping pattern mainly occur due to increase in the prices of crops. After independence, a lot of changes had been recorded in the cropping pattern in India. Green revolution also led to changes in the cropping patterns. Rice was introduced to Punjab, Haryana, and UP. Cultivation of food crops has become very remunerative and productive due to introduction of new technology in Indian agriculture. Farmers are more intensively moving towards cultivation of cash commercial crops. हमने अभी देखा दो तरह की क्रॉप्स हैं, एक तो फूड क्रॉप्स है जिसमें आपकी कनक आती है, वीट आता है, मेज आती है, राइस आता है, दूसरी तरफ होती है कैश क्रॉप। तो जो अभी तक हम जितनी पढ़ रहे थे वो सब कैश क्रॉप थी, सच एज ऑयल सीड, फ्रूट्स, वेजिटेबल, स्पाइसेस, फ्रॉम द ट्रेडिशनल नॉन कैश नॉन कॉमर्शियल क्रॉप सच एज सीरियल्स एंड पल्सेस। ये जो दालें होती हैं, सीरियल्स होते हैं, नॉन कैश होता है। Farmers have changed their crop patterns in order to reap the benefits of economic expansion as well. Climate change has affected the Indian monsoon, due to which cropping patterns are also changing. Population explosion and urbanization has led to land conversion, boosting intensive farming has brought changing cropping patterns. तो जो खेती है, खेती होती है, फार्मिंग होती है, उसमें क्रॉप रोटेशन इसलिए जरूरी होता है क्योंकि अगर उससे खेत की जो है फर्टिलाइजर पावर बढ़ जाती है। अगर हम बदल बदल के फसल करते हैं तो उससे खेत की उर्वरकता शक्ति, फर्टिलाइजेशन पावर बढ़ जाती है। और इंडिया में सीजन के हिसाब से फसलें होती हैं, यहाँ पे सर्दी होती है, गर्मी होती है, बरसात, तो उसके हिसाब से भी हमें फसल बदलनी पड़ती है। क्योंकि जैसे जैसे आपका वीट है, तो जब बोया जाता है तो उसको सर्दी की जरूरत होती है, लेकिन काटा जाता है तो गर्मी की जरूरत होती है। तो उसके बाद से वो उल्टा नहीं फॉलो करेगा, इसलिए कनक जो है इंडिया में एक ही बार होती है। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने कुछ जीएम में मक्की जो होती है उसके कुछ हाइब्रिड बीज लेके आए, वो फसल जो है आपकी सर्दियों में भी हो जाती है, गर्मियों में भी हो जाती है। इसलिए जेनेटिकली मॉडिफाइड का क्वेश्चन आईएएस में आता है। और दूसरा क्वेश्चन आपका आएगा मिलेट्स के ऊपर, जो 2023 में उसको घोषित किया है यूएन ने सेलिब्रेट करने के लिए। और जो तीसरा क्वेश्चन है वो आपका इस पे आ सकता है रोटेशन के ऊपर या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉडिफिकेशन के ऊपर। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो एक बार हम इसको सबको एक बार रिवाइज कर लेते हैं।